Honorable Sriman Mallikarjuna Kharge ji, the leader of the opposition. सर, आपका मैं बड़ा आभारी हूँ। आपने मुझे बात करने के लिए समय दिया और हमारे नेता जिस सदन के बारीकी से अपने सारे विचार हमारे सामने रखे हैं। कोई अच्छी बात बोले, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छे एलओपी बोल रहा है, क्या हो रहा है? सर एलओपी बोल रहे हैं, क्या हो रहा है? सर, वकालत तो अच्छी करे, लेकिन उनका केस इतना खराब है, वो कितना भी वकालत अच्छा करे तो उनको केस आप जीतने वाले नहीं हैं। क्योंकि देश की हालत आपने इतना खराब कर दिए है, इसको कोई दुरुस्त करता नहीं है। अब हम देखेंगे आगे आने वाले दिनों में क्या हो। सर, सभापति जी, आपका आभार। 6062 शब्दों का विस्तृत भाषण इस सरकार ने तैयार करवाया है, पर कई अहम सवालों पर अभिभाषण मौन है। मैं सदन में सिर्फ 5 जरूरी मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव, संसदीय लोकतंत्र पर हमला, अर्थव्यवस्था और किसानों मजदूरों की दिक्कतें और विदेश नीति की खामियां पर अपनी बात रखना चाहता हूं और आपके सामने ये दिखाना चाहता हूं कि कितना समय इन्होंने देश के जनता के भलाई के लिए दिया और कितना समय देश के बाहर इन्होंने बिताए, ये आप सभी को मालूम है। ये सोशल जस्टिस, सबसे पहले मैं सामाजिक न्याय पर बात रखूंगा। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय के ताने बाने को कमजोर किया है। किया या नहीं किया है, तो उनके संवैधानिक हक हकूक पर चोट पहुंचाई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिला सशक्तिकरण पर बहुत बातें हुई, पर सच ये है महिलाएं बीजेपी के लिए केवल वोट बैंक बन के रही है। अगर मोदी जी वाकया महिलाओं का नेतृत्व को आगे लाना चाहते हैं, तो वे सबसे पहले महिला आरक्षण एसीटी तुरंत लागू करके इस पर कंडीशन नहीं लगाते। अगर आपको उनके बारे में उनको शक्ति देना है, एम्पावरमेंट करना है, तो आप ये बिल पास कर सके, उसको लागू कर सकते हैं। अरे आप कहते हो एक, करते हो एक, तो इसीलिए ये कंडीशन लागू नहीं करते। इससे जनगणना के नाम पर आपने किया, इसको आगे ढकला। आज से 100 साल पहले जब महिलाओं को वोट का अधिकार भी नहीं था और हमारे देश में भी 78 साल तक वोटिंग का अधिकार महिलाओं को नहीं था, तब
कांग्रेस ने अपने पार्टी के नेता सरोजिनी नायडू को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया है। आपके पास कोई एग्जाम्पल? आज भी नहीं है। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के भी 60 साल पूरे हो गए। इनके जैसी कई महान महिलाएं सशक्तिकरण की मिसाल बनी। बीजेपी ने अब तक किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया है। आरएसएस ने 100 साल में किसी महिला को अपना नेतृत्व नहीं सौंपा है। जातिगत जनगणना को मोदी जी और संघ परिवार ने पहले लगातार खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामे में असहमति जब जताई। जब विपक्ष ने लंबा आंदोलन किया तो मजबूरी में सरकार को मानना पड़ा और घुटने टेकने पड़े, तब ये आगे शुरू हुआ। सर, लेकिन ये काम कैसे पूरा होगा, इसका अब तक कोई रोड मैप नहीं है। न विपक्षी दलों से सलाह ली, न विशेषज्ञों से बात हुई और न ही राज्य सरकारों से कोई परामर्श किया गया। सभापति जी, देश में कमजोर तबकों का, खास तौर पर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। सभापति जी, कांग्रेस की सरकारों में एससी एसटी समुदाय के आर्थिक विकास के लिए कई कदम उठे। एससी एसटी सब प्लान बना, एससी एसटी का सब प्लान बना था, लेकिन मोदी सरकार ने कई योजनाओं को कमजोर करके वो खत्म कर दिया। अब केंद्र सरकार की योजनाओं में जो धन आवंटित होता है वो कम होता है और उसे भी सरकार खर्च नहीं कर पाती है। और मैं उसके 2-3 उदाहरण आपके सामने देता हूँ। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, नाम अच्छे रखते हैं कि लोगों को नाम अच्छा लगे, वो भी खास करके हिंदी में वो नाम रखने से नड्डा साहब भी खुश होते हैं, क्योंकि उनके पास तो हिंदी अच्छी बोली जाती है और वो भी शायद नाम अच्छा काम खराब, ये चलो। तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, इसमें 41.59 का अंडर यूटिलाइजेशन है। ये मेरे नहीं, उनके इकोनॉमिक्स में। और इतना पैसा आपने अंडर यूटिलाइज किए, क्या भलाई आप करने वाले हैं? खूब बोलते हो खूब, लेकिन काम नहीं करते। सर, प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप में क्या हुआ? 31.51% का अंडर यूटिलाइजेशन हुआ। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 5.660, यानी कम से कम 6,360 करोड़ में आपने कम से कम 40-50 करोड़ रुपए की कमी की और अंडर यूटिलाइजेशन हुआ उसका। इसके जिम्मेदार कौन है? बातें बहुत बोलते हैं, ये आंकड़े बताते हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं, आप जो देते हैं उन्हीं आंकड़ों को लेकर मैं बात यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सभापति, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़े आप लोग छिपाते रहते हो। अगर आपके आंकड़े आप देखेंगे सोशल जस्टिस के डिपार्टमेंट से हो या क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से हो, अगर आप मंगाएंगे आपको मालूम होता आंकड़े बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। सबको पता है
कि हर अपराध दर्ज नहीं होता। डर, दबाव और व्यवस्था की नाकामी के कारण असंख्य मामले कभी सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि गांव में डरते हैं लोग, जो ये केस अगर रजिस्टर हुआ हमको गांव में रहने देते या नहीं। ये मुश्किल से अत्याचार भी अगर होता है अपने मर्यादा को डर के, महिलाएं और SC ST उनको सपोर्ट नहीं रहने की वजह से वो डर के वो भी लोग पुलिस तक नहीं हर घटना रिपोर्ट नहीं होती। इस कारण जातिगत हिंसा करने वालों की बढ़ावा करने वालों का और उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। सर, आज़ादी के बाद हमारे सामने दो सबसे बड़े लक्ष्य थे। समान न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था खड़ी करना और देश को एक संसदीय लोकतंत्र बनाना। आपने 11 सालों में दोनों पर बुलडोजर लगाए और आपकी सोच में संविधान नीचे और मनुस्मृति ऊपर। पिछले सालों में सरकार संविधान के 4 स्तंभों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पर चोट आपने लगा दी और ये आप कर रहे हैं और संविधान को खत्म करने की आपकी योजना है। ये इस दिन में आपको मैं सामने रख रहा हूँ। मनरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन और लैंड एक्विजिशन एक्ट जैसे कानूनों को भारतीय संविधान में निहित डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक ध्यान में रखते हुए बनाया गया। ये राइट बेस्ड थे सब, चाहे मनरेगा हो, फूड सिक्योरिटी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये सब हमने बनाया। और आपने क्या बनाया? एक मुद्दा लेते वही बार बार बोलने का। अरे ये तो राइट बेस्ड है, कभी हमारे लीडर्स बोले नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, इसको सबको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हक के रूप में लाके जनता की भलाई के लिए उन्होंने किया। आपने क्या किया? इसको उखाड़ फेंक दिया। और आप हमेशा यही बात करते हैं, आपने क्या किया, आपने क्या किया, तुमने क्या किया, यही किया। जो हमने बनाया उसको बिगाड़ना। हमने रेल ट्रैक डाला, तुमने भगाया एक रेल। बोलने लगे तो ये वंदे मातरम, वंदे भारत, वो स्पेशल ट्रेन, स्पीड ट्रेन। आपका बुलेट ट्रेन किधर गया मालूम नहीं है। तो बुलेट ट्रेन शायद शिमला में भाग रही होगी, शिमला से अहमदाबाद भाग रही होगी। सर, इकोनॉमिक सर्वे तो RTI के डाइल्यूशन की बात करता है, यही आपकी सोच है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि RTI जो हमारे ये है उसमें ये लिखा गया है, अनलेस केयरफुली प्लान्ड RTI risks becoming an end in itself with disclosure celebrated regardless its contribution to better governance। ये CAG की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। अगर आपको होना है, ये मैं आपको देता हूँ, इस टेबल पे रखता हूँ, आप इसको अच्छी ढंग से पढ़िए। और ये आप ही के रिपोर्ट रहने के बावजूद अगर आप बार बार कहते हो क्या किए, RTI एक्ट आपने लाया, पारदर्शिता आपने लाई, हमने लाया और उसको इम्प्लीमेंट किया और इसको इम्प्लीमेंट किया। और दूसरा
इकोनॉमिक सर्वे में जो कुछ अपनी बातें उन्होंने रखी नड्डा साहब ने, वो सिर्फ उनके लिए जो सूट होता है वो रखे, ये क्यों नहीं बोले? तीसरी चीज, मणिपुर जला, सरकार मौन रही, नेतृत्व की असफलता इसमें है। सामाजिक सद्भावना की बात मणिपुर के बिना अधूरी है। वहां दो समुदाय के बीच हिंसा, कम से कम 200 से अधिक लोगों की मौत, 70,000 से ज्यादा डिस्प्लेस्ड हुए। आपने मणिपुर को मिलिटराइजेशन जोन बना दिया, ये मिलिट्री एरिया बना दिया आपने, और इतिहास गवाह है। मैं एक अपने ही उदाहरण आपको देता हूं कि जैसा आपके नेता जिसकी बहुत तारीफ करते हैं आप, साहब उतनी भी तारीफ मत गिरो, एक इंसान ऊपर जाके नीचे गिरे तो उसकी हड्डी फसली भी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा, इतिहास गवाह है कि वास्को डी गामा को पोर्तुगल से अफ्रीका होते हुए भारत पहुंचने में लगभग 11 महीने लगे, जबकि उन्हें समुद्री मार्ग भी पता नहीं था। क्रिस्टोफर कोलंबस को स्पेन से नॉर्थ अमेरिका पहुंचने में करीब 2 महीने लगे, और लेकिन इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी और विपक्ष की लगातार मांग के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली से मणिपुर पहुंचने को 2 साल लगे। वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर, इनको 2 महीने 11 महीने में वो नया दुनिया ढूंढ निकाले, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी मणिपुर को जाने के लिए दिल्ली से मणिपुर कम से कम 2 साल लगे उनको। ये है आपका काम, ये क्या पावरफुल एग्जीक्यूटिव है, क्या आपको गरीबों के बारे में चिंता है, देश के बारे में चिंता है, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज के बारे में चिंता जताते हो, यही चिंता है आपकी। सर, और मैं और भी बताना चाहता हूं सर, कम्युनल जहर और भारत की आत्मा पर हमला, सर सामाजिक सद्भाव के लिहाज से देश बेहद खतरनाक दौर से गुजर रहा है। भारत की पहचान सदियों से डाइवर्सिटी ऑफ थॉट एंड प्रैक्टिस रही है। ये कई धर्मों और संस्कृतियों की जन्मभूमि रहा है, जहां वे आपसी सद्भाव के साथ फले फूले। हाल में उत्तराखंड में, आप नजदीक है, तो बीजेपी सरकार ने एक दीपक, जिन्हें अपना नाम मोहम्मद दीपक रख लिया था, एक मुकदमा दर्ज करा दिया, जो सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। जब रक्षक की भक्षक बन जाएगा, रक्षक की भक्षक बने, तो आम आदमी रक्षा कहा, आम आदमी को रक्षा कहाँ है? एक आदमी झगड़ा सुलझाने के लिए, उनको जब कुछ समाधान करने के लिए जाते हैं, उसी को आप धमकी देते हो, मारते हो, खत्म करते हो। ये इसका नाम, इसीलिए मैं कहता हूं, सहिष्णुता आपके पास नहीं है। आप सिर्फ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हो, वोटों के लिए लड़ते हो और बड़े बड़े भाषण करते हो, सिर्फ पोलराइजेशन के लिए, देश के लिए नहीं। सर, भाजपा के एक मुख्यमंत्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं इस जबान से, क्योंकि इतना ऐसा तो इंसान मैं नहीं देखा, एक मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर दिए गए बयान पूरे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है।
और ये मुख्यमंत्री हमेशा पोलराइजेशन की बात करता है, हर एक को झगड़ा लगाता है, हर एक जगह मुसलमानों के खिलाफ बात करता है। भाइयों, देश में सेलेक्टिव टारगेटिंग और बुलडोजर पॉलिटिक्स, प्लीज। सर, देश में सेलेक्टिव टारगेटिंग और बुलडोजर पॉलिटिक्स को रणनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। नड्डा साहब, ये आपकी रणनीति है और आप इसी राह पे चल रहे हो, लेकिन आप दिल से तो नहीं चाहते ये, लेकिन मजबूरी है कि आपको मोदी साहब कहते हैं तो आपको कहना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा, सर, अरे मैं 60 साल में मेरा ही एक अलग उसूल है, मैं करते जा रहा हूं। सभापति जी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और केरल आदि राज्यों में चर्चेस पर भी हमले हो रहे और क्रिसमस पर हमले बढ़ जाते हैं। सर, मोदी जी केरल में चुनाव आने पर चर्च की प्रार्थना में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, पर उन पर होने वाले अत्याचार, हमलों पर खामोश रहते हैं, मौन रहते हैं। सर, माइनॉरिटीज के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल, इन्फ्लेमेटरी एंड डिविजिव स्पीचेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले बिना उनको खाना हजम नहीं होता आपको। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कम से कम आपके लोगों को बोलिए ऐसा जहर उगालना बंद कर देता। अरे, आपको पावर मिला है, उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल करो। उसके बजाय पोलराइजेशन के लिए, वोटों के लिए जहर मत दे दो लोगों को और देश मत तोड़ो। और इसके बजाय आप अपना खुद आप सोचिए इसके बारे में। बीजेपी का प्रवक्ता बनने के क्वालिफिकेशन ये है इनके पास, हेट स्पीच। जो ज्यादा मुसलमानों के, ईसाइयों के खिलाफ बोलेगा वो बड़ा बहादुर आदमी इनमें है, बड़ा ज्ञानी आदमी और बड़ा वो क्या है, इनका प्रोटेक्टर बनता है। वो गालियां देना एक ही काम उनका, औरत हो मर्द हो, वो क्या उसमें कोई फर्क नहीं, उनका प्रवक्ता है। सर, इससे देश की छवि के नुकसान पहुंच रहा है और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का कोर वैल्यूज भी कमजोर हो रहे हैं। हमें तकलीफ है कि राष्ट्रपति जी, जिन्होंने गरीब और कमजोर तबके की पीड़ा को खुद देखा है, उनके अभिभाषण में इस गंभीर चिंता की कोई झलक नहीं है। मैं अभिभाषण पे ही बोल रहा हूं, नड्डा साहब, हमें तकलीफ है कि राष्ट्रपति जी, जिन्होंने गरीब और कमजोर तबके की पीड़ा को खुद देखा है, समझा है, उनके अभिभाषण में इस गंभीर चिंता की कोई झलक नहीं दिखती, क्योंकि आपने जो कहा, जो लिख के दिया, वही पढ़ना पड़ता है, वही उन्होंने पढ़ा। क्या आप विकसित भारत नफरत और विभाजन की बुनियाद पर खड़ा करना चाहते हैं? और अगर ऐसी ही आपका रवैया रहा, देश आज ना कल आपको देश के टुकड़े करने के लिए आप ठहरे हुए हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। अब संविधान और संसद के प्रति इनकी सोच पर चंद बातें करूंगा। संसद में शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कभी एडमिट किया सब? हाफ एन आवर डिस्कशंस और प्राइवेट मेंबर बिल्स अब अहमियत नहीं रखते, जबकि ये हथियार आम जनता की पीड़ा और ज्वलंत मुद्दों को सदन में लाने का माध्यम है। इसीलिए मैं आपको वो भी इस सदन के सामने रखूंगा
कि कैसा किस ढंग से आप ये बिल्स को डिस्कशन हाफ एन आवर डिस्कशंस को शॉर्ट नोटिस कैसा आप अलाउ ही नहीं करते डिस्कशन के लिए। तो इसीलिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं यहाँ पर वो बना के लाया हूं। आपने क्या यूपीए टाइम में 3004 हाफ एन आवर डिस्कशन, हाफ एन आवर डिस्कशंस एडमिटेड 30, हाफ एन आवर डिस्कशन हेल्ड 19। एनडीए सरकार के जमाने में 66 हाफ एन आवर डिस्कशंस फाइल्ड और उसमें हाफ एन आवर डिस्कशंस एडमिटेड 3, चर्चा 2। और एक बार पढ़ो। तो ये आपका काम है, ये भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री संसद में सवालों से बचते हैं। 16वीं और 17वीं की लोकसभा में 8,123 सवाल पूछे गए। यादव साहब इधर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। नहीं, मेरी बात नहीं कर रहे आप, और दूसरी बात कर रहे थे, मेरे को मालूम है। 16वीं और 17वीं, 16वीं और 17 नहीं let him answer. 16वीं और 17वीं लोकसभा में 8,123 सवाल पूछे गए। कितने? 8,123 सवाल पूछे गए, लेकिन केवल 13 स्वीकार हुए और 1,015 सवाल खारिज हो गए। क्या डेमोक्रेसी है, क्या चर्चा है। आप लोग चर्चा नहीं करते, यहां पर गड़बड़ करते हो। यह है आपका उत्तर, ये है चीजें। ये डेमोक्रेसी के खत्म करने के लिए आपने कर रहे हो, क्या डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए कर रहे हो? मुझे बताइए सर। उसके अलावा जितने सवालों का जवाब दिया गया उससे 78 गुना ज्यादा सवाल खारिज हो गए। 78% खारिज हो गए। तो जब प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते तो मंत्री भी सवालों के जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री का गुणगान करते हुए उनकी भजन मंडली बन जाते हैं और खुद मेरे कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों के क्वेश्चंस को डिसअलाउ कर दिया। उदाहरण के तौर पर वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से मैं आपको इतने सब जो है आपने किस ढंग से इन क्वेश्चंस को बोलिए, हमारे प्रश्न को बोलिए, यहाँ से उन्होंने खत्म कर दिया। और एक स्टेटहुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर या 6th शेड्यूल फॉर लद्दाख जैसे मुद्दों पर सवालों को हाइपोथेटिकल बोलकर खारिज कर दिया गया। अरे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दो, या हाइपोथेटिकल है, और लद्दाख को स्टेटहुड देकर उसको 6th शेड्यूल में डालने के लिए हम रिक्वेस्ट किए, वो हाइपोथेटिकल है और आपका वायदा है। अरे कम से कम वायदे तो मत भूलिए। नहीं, आपको भूलने की आदत है, वो बात और है, लेकिन ये चीजें आपने ही कहा, हमने आपके चुनाव में कहा, इसका खूब प्रचार कर लिए, लेकिन अब वो भी सुस्त है, आप भी सुस्त हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा। न नड्डा साहब जो प्रेसिडेंट थे, शायद ये क्रेडिट नड्डा साहब को जाएगा समझ के उन्होंने नहीं किया होगा, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि स्टेटहुड अगर आपके ज़माने में होता, 6th शेड्यूल में अगर लद्दाख आता तो क्रेडिट नड्डा को जाएगा। इसीलिए उन्होंने बोले कि छोड़ दो इसको, जब जमाना ठीक कर लेगा। सर, अग्निवीर स्कीम जो सीधे युवा और रोजगार नीति से जुड़ी है,
उसे सीक्रेट नेचर का बताकर खारिज कर दिया। ये मेरे प्रश्न के उत्तर आपके। सर, जब मैंने मणिपुर में डिस्प्लेस्ड लोगों के पुनर्वासन पर संसद में प्रश्न पूछा तो उससे मैटर बिफोर कोर्ट बताकर उसको खारिज कर दिया। संसदीय जवाबदेही से बचना संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन ही नहीं, लोकतंत्र को खत्म करने का एक नया तरीका आपने ढूंढ लिया है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप सही माने में इस देश में डेमोक्रेसी को टिकाना चाहते हैं और सबको मदद करना चाहते हैं, ये पहले प्रश्न के उत्तर आप देने का सीखिए। दूसरी, ये सरकार मनमाने तरीके से देश पर नए कानून थोपना चाहती है, इसीलिए तमाम विधेयक जबरदस्ती पारित किए जाते हैं और यहाँ तक कि विपक्ष की मांग के बावजूद उन पर न तो चर्चा होती और छानबीन के लिए उसको कमिटियों में भेजते हैं, चाहे स्टैंडिंग कमेटी हो, जॉइंट कमेटी हो, सेलेक्ट कमेटी हो, कहीं नहीं भेजते, सब रिजेक्ट करते हैं। अरे आपको मेजॉरिटी का इतना अहम है, गर्व है, तो ये गरीबों के ऊपर मत चलाइए, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए उपयोग मत करो। आपको मैदान खुला है, आप भाग रहे भागो, कहाँ तक भागेंगे हम देखेंगे। यूपीए सरकार के कार्यकाल 14 और 15 लोकसभा में 455 में से 315 विधेयक संसदीय समिति को भेजे गए। और एक बार पढ़ो, 455 में से 315 विधेयक संसदीय समिति को भेजे गए। और आपके सरकार में, वर्तमान सरकार में 421 में से केवल 77 विधेयक ही संसदीय समिति को भेजे गए। 77, इवन 19%। ये है आपकी डेमोक्रेसी, ये है आपकी नीति और ये है आपको बढ़ावा देने का तरीका। और राष्ट्रपति ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, क्या अच्छा कोटेशन है ये, हाँ क्या बात है। लेकिन संसद में न तो सबका विश्वास बना लिए और न सरकार ने प्रयास किया एक करने के लिए, कोई प्रयत्न उन्होंने नहीं किया। लेकिन बोलते तो ये है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये बातें रखते हैं, काम तो करते हैं। सर, नॉन एनडीए रूल्ड राज्यों में राजभवन बीजेपी आरएसएस के दफ्तर बन गए हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 154 के अनुसार राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो सभी मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करे। जब संविधान सभा में गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा हो रही थी, तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि गवर्नर हैज नो पावर, क्योंकि उस वक्त ये चर्चा हो रही थी कि हम या नॉमिनेटेड गवर्नर करना चाहिए या इलेक्टेड। तब सभी ने फिर बाद में माना कि नॉमिनेटेड होना, इलेक्टेड न हो। तब उस वक्त की बात है, उन्होंने कहा कि सम्मति से जो कुछ भी वहां पर निर्णय हुआ तो मैं उसका नॉट इन बड़े आदमी है नॉट सर, मैं सम्मानित नॉट नेता है। 1 minute you give. नो सर, No, he asked you 2-3 times. अरे Let us listen what he wants to सर, say. इनको इतिहास बहुत पता है। ये इतना बता दें
रामलाल जी ने आंध्र प्रदेश में क्या किया था, ये देखो, हंसराज भारद्वाज जी ने कर्नाटक में क्या किया था, अरे मैं बोल रहा हूँ आज की बात, रमेश भंडारी जी ने मैं कह उत्तर रहा हूँ प्रदेश में आज क्या की किया बात, था, आपकी करतूत, और बाद में आपके नेता की उत्तर करतूत प्रदेश में बात कर रहा हूँ। तुमने वो कर्नाटक किया हाईकोर्ट पीछे, और कितने दिन रामाराव जी बोलेंगे? जो आए थे कितने दिन यही परेड बोलते करने, जाएंगे? उनके बारे में बताएंगे तो ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा रहेगा। सर, ये कितने दिन ये बोलते बोलते फिरेंगे? और गवर्नर हैज नो पावर टू इंटरफियर विद द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए प्रोविंशियल मिनिस्ट्री स्टेट में। सर, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल हर जगह राज्यपालों ने कैबिनेट से पारित भाषणों से इनकार किया है। क्या साहब आप क्या आपने कभी ऐसा इनकार करते हैं? गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट है, उन्होंने पढ़ने दी है हमने, अभिभाषण भी जो होता है प्रेसिडेंट का वो पढ़ते हैं, हमको मालूम है उसके पीछे किसका हाथ है, कौन किसने बोला, क्या क्या आपने कहा, वही लिखते हैं। सर, मैं जिक्र करना चाहता हूं कि कर्नाटक विधानसभा से पारित हेट स्पीच बिल, जो सद्भाव की दिशा में एक बड़ा अहम बिल था, उसे रोक दिया गया। और भारतीय संविधान ने लोगों को अवसर की समानता से लेकर जीविका अधिकार दिया। आरएसएस बीजेपी के मन में बराबरी की बात कभी नहीं है। उनकी सोच अमीरों और अमीर बनाना और गरीब को और गरीब बनाना। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में टॉप 1% के पास देश की लगभग 40% संपत्ति है, टोटल वेल्थ सिमट चुकी, और टॉप 10% 2/3 यानी 65% है हाउस होल्ड असेट्स के मालिक। और मैं कहूँगा इनकम के स्तर पर भी टॉप 10% के अकेले 58% नेशनल इनकम ले जा रहा है, जबकि बॉटम 50% सिर्फ 15% पे छोड़ दिया गया। 50% लोग, सिर्फ 15% असेट उनके पास है। क्या इस इनइक्वालिटी को आप दूर करने में लगे हैं? हमारे को बोले गरीबी हटाओ, आपने क्या किया, आवास क्या किया, मेरे को बताइए। ये तो मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये तो आप अभी रिपोर्ट करते ना, मोदी जी का वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, वो रिपोर्ट पढ़े आप। मैं पढ़ रहा हूँ वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। हाँ, पढ़ो। तो आपकी ग्रोथ की सोच पसंदीदा चुनिंदा पूंजियों के लिए मेहनतकश लोगों की दिक्कतों से आपका कोई मतलब नहीं। यही आपका विकसित भारत है और यही आपकी सोच है। सभापति जी, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान रुपए की गिरावट की तुलना तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उम्र से किया, तो आपकी उनकी उम्र कितनी है उतना मनी वैल्यू है। ऐसा विडंबना करके आपने उनको इंसल्ट करके बात करते थे जब आप चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे। आज मैं पूछना चाहता हूं कि ये है मोदी जी की उम्र को बहुत पहले पार कर, आज की जो 92 रुपीज है, ये तो मोदी जी के उम्र को पार करके चले गई। नहीं साहब, ये तो पार करके चले गए। और उस वक्त तो आप मनमोहन सिंह की बात करते थे, और इसीलिए और उस वक्त ये भी आप कहते थे कि इतिहास के पहली बार $1 92 रुपए का हो गया है, पर मोदी जी को देश की इज्जत की कोई चिंता नहीं है। उस वक्त चिंता थी, क्योंकि वो
अपोजिशन में थे, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो देश की इज्जत के बारे में बात करते, वे कहाँ गए अभी? तो ये मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एक तरफ सभापति जी, नौजवानों की पीड़ा से इस सरकार को कोई मतलब नहीं। उनकी पीड़ा कम करने का सबसे आसान रास्ता ये था कि सरकारी वैकेंसी तो कम से कम भरे, लेकिन आज केंद्र सरकार में 9.7 लाख से अधिक पद खाली है। ये उन्हीं का प्रश्न का उत्तर है। और पब्लिक सेक्टर्स, पुलिस आदि मिलाकर करीब 50 लाख से भी ज्यादा हर स्टेट में मिलाकर इतने वैकेंसीज है। एम्स, मेडिकल संस्थानों में ये सभी आंगनबाड़ी से लेकर सभी योजनाओं में 50 लाख के ऊपर होते हैं। तो नोटबंदी, लॉकडाउन, बुलेट ट्रेन चलना, काला धन वापिस लाना, 2 करोड़ नौकरियां देना, ये सब जुमले कहाँ गए साहब? कहाँ है ये सब? खूब अभी भी उसको भुलाने के लिए आप बहुत कोशिश करते हैं, लोग भूलते नहीं। और अगर मैं नोटबंदी में अगर एसएस नहीं पाऊंगा तो विजय चौक पे मुझे फांसी लगाओ। हाँ, इसी चौराहे पर फांसी लगाओ। जब नोटबंदी हो गई उस वक्त भी यही बोले, काला धन का यही बोले, 2 करोड़ नौकरी का भी यही बोले। कितने झूठ बोलते हो, कितने असत्य बातें करते हो। कोई, हमको तो शर्म आता है, अब आपको आता नहीं, मैं कैसा? हाँ सर, दूसरी चीज, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक ही वर्ष में 1.3 लाख किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए। पिछले 5 वर्षों में हाई वैल्यू ड्रग सीजर्स का 65% केवल गुजरात के बंदरगाहों से ही हुआ। कहां से हुआ? गुजरात के बंदरगाह। वहां कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? मोदी साहब, उनका एरिया है। और वो कौन है? होम मिनिस्टर कौन है? शाह साहब है। अरे ये गांधी जी का प्लेस है, गांधी जी की जगह है, उस जगह और आप बड़े अपने आप को पावरफुल समझते हो। कहां गई आपकी मर्दानगी? कहां गई? आप रोक नहीं सकते नारकोटिक का, आप रोक नहीं सकते निशाबंदी को। आप शाकाहारी की बात करते हैं, लोगों को निशा का इधर डोज देते हो। सर, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के गृह राज्य में इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ पहुंच रहे हैं, ये किसके पोर्ट से? ये किसके पोर्ट से? अरे ये अदानी के पोर्ट से आते हैं। और ये लोग अदानी के पोर्ट से आते हैं, आपको कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, तो रोज आपके पास फ्री रहता है आजू बाजू में। तो ये आपका चाल और चलन है, आपकी नीति है। तो मैं आपसे यही करूंगा सर, अब युवाओं का बेहतर भविष्य के लिए जोखिम भरे रास्ते से अमेरिका, कनाडा और यूरोप तक जाते हैं, वो मारे मारे फिरते हैं। आप लोग हजारों नौजवानों को इजराइल जैसे एक्टिव वार जोन में फिलिस्तीन मजदूरों की जगह काम करने के लिए भेजते हो। सर, आज मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, थ्रो नड्डा साहब, क्योंकि वो यहाँ नहीं है, तो एक्टिव वार जोन में मजदूरी के लिए अपने नौजवानों को भेजना, क्या आप भारत का सम्मान बढ़ा रहे हो? इससे सम्मान बढ़ता है आपका। विश्व गुरु, अरे गुरु, कम से कम तेरे लोगों को नौकरी तो दो, एक दिन का खाना तो दो, सर पे छत तो दो, कुछ तो करो।
लेकिन आप सबको टीका करने में लगे हो और दुनिया में फिरते रहते हो। आज यूपीए सरकार ने मनरेगा को अधिकार आधारित बनाया था, तो जिसमें मांग पर करोड़ों मजदूरों को कानूनी गारंटी मिली थी। इसका सबसे बड़ा फायदा महिलाओं को हुआ और डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी ने गरीब श्रमिकों को गरिमा और आजीविका सुरक्षा देने वाला सेफ्टी नेट तैयार किया। ग्राम सभाओं के क्रियान्वयन में शामिल किया गया फंड एलोकेशन जनता की जरूरत के हिसाब से सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन आज एनडीए सरकार डिमांड बेस्ड से एलोकेशन ड्राइवन बना रही है और फंडिंग पैटर्न में बदलाव हुआ। 10% राज्य का, 90% केंद्र सरकार का था, लेकिन आज 60% केंद्र का, 40% के स्टेट का। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या स्टेट के लिए ये ठीक है? क्या स्टेट इसको करेगा? तो ये है इनका कि स्टेट वाले के पास उतनी शक्ति नहीं है, तो खास करके हिमाचल में तो कुछ भी शक्ति नहीं है क्योंकि वहाँ पर रेवेन्यू नहीं मिलता। उत्तराखंड जैसे और गरीब, जितने भी गरीब स्टेट्स है वहाँ पर मिलना मुश्किल है, लेकिन इन्होंने ठोक दिए 40% आप दो, क्योंकि वो 40% देंगे नहीं, 60% छोड़ेंगे नहीं यहाँ से। तो इसीलिए मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो मनरेगा का एक्ट है उसी को रहने दो। अगर आप नया एक्ट लगाएंगे तो मैं समझता हूँ ये मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, किसान मजदूर के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। ये मेरा कहना है और ये राइट टू वर्क छीन ले रहे हैं आप। इसीलिए मैं आपसे ये आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ। और मनरेगा का मूल स्वरूप भी आपने बदल डाला। हमारी मांग है कि गांधी जी के नाम पर तो कम से कम राइट टू वर्क फिर से बहाल होने दो। हाल के महीनों में सरकार ने लेबर कोड को जोर शोर से प्रचार किया। आप लेबर मिनिस्टर भी थे। ये सच है जो आपने लाया लेबर कोड? मानते हैं? दिल से बोलिए। तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वही है कि मजदूरों के खिलाफ बोलेंगे? सर, सच्चाई ये है, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बने वे सभी श्रम कानून जो मजदूरों के भविष्य की गारंटी थे, आपने अपने चंद कॉरपोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए उस कानून को, लेबर कानून को खत्म कर रहे हैं। और छठवीं सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारियों कर देने से भारत की 80% से अधिक फैक्ट्रियां अब बिना सरकारी अनुमति कर्मचारियों को निकाल सकती है। और पहले ज़्यादा लेबर इंटेंसिव काम था, लेकिन हमारे पास मशीनें ज़्यादा आ गई है। जब मशीनें ज़्यादा आने से लेबर और भी घटता है, लेकिन आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि हम 300 से घटाकर 100 करना ये कितना उचित है। और आप ये हैंडलूम्स का तो आपको मालूम है, अब वो इलेक्ट्रिसिटी आने से, मशीनरी आने से, वहाँ जितने लोग पहले हैंडलूम में काम करते थे या खादी भंडार में काम करते, वो सब घट के जाए। तो ये जो लेबर कोड है, इस लेबर कोड ये मजदूरों के खिलाफ है, आम जनता के खिलाफ है। इसीलिए इसको पहले 8 घंटे काम करना, ये जो था उसी को वैसा ही रखना चाहिए। और सर, और एक मैं कहूँगा
कि ये दूसरा चीज है कि यूनियन को दबाना। और आपका वो यूनियन, बीजेपी का यूनियन यही चाहता है, वो आपके खिलाफ स्टेटमेंट तो देता है लेकिन बाहर नहीं आता, क्योंकि उसको कोई तो लड़ने दो, मेरे को फायदा जो होता वो ठीक है। सर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मेंबर थे, उन्होंने भारत में पहली बार 8 घंटे काम का नियम बनवाया था, जो तब 14 घंटे था। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट में वहाँ के लोगों को 8 घंटे का था, लेकिन यहाँ के लोगों को 14 घंटे का था। तब उन्होंने लेबर मेंबर के नाते, उन्होंने उस वाइसराय काउंसिल के मेंबर के नाते उन्होंने कहा कि आपको 8 घंटे और हमको 14 घंटे, ये हम मानते नहीं। उन्होंने 8 घंटे ही रखवाया और मिनिमम वेजेस एक्ट उसी वक्त शुरू हो गया। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रखी गई नींव को खत्म कौन कर रहे हैं? बार बार उनका भी नाम इलेक्शन में लेते हो, आप ही खत्म कर रहे हो। जो मजदूरों को मिलने का हक है उसको कुचल रहे हो, यूनियन को कुचल रहे हो। अरे एक तरफ गरीबों की बात करते हो और दूसरे तरफ आप उनको खत्म करने की बात करते हो। सर, मैं 11 साल पहले अच्छा दिन का वादा आपने किया था, लेकिन आज प्रदूषण की धूम में अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे। प्रदूषण इतना है कि वो आपके अच्छे दिन कहाँ हैं वो दिख रहा ही नहीं। आपको दिख रहा है? सर, 11 साल की नाकाम नीतियों का नतीजा यह है कि लोग अब जीने के लिए हवा खरीदने को मजबूर हो गए हैं। 90,000 करोड़ का एंटी पॉल्यूशन डिवाइसेस का बाजार खड़ा हो गया है। ईज ऑफ बिजनेस की बात करने वाले ईज ऑफ ब्रीदिंग नहीं दे पा रहे। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके गलतियों को छुपाने के लिए आप इधर उधर की बात मत करो, सीधा आओ, भाई गलती है इसको सुधार लेंगे कहो, लेकिन उधर आप देखना नहीं चाहते। सभापति जी, संसद सत्र चल रहा है। इस बीच भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई, लेकिन उसके बारे में सांसदों को सरकार से नहीं बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप से पता चला। सरकार से नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप से चला। हमारा संसद चल रहा है। नड्डा साहब को मालूम नहीं, यादव साहब को मालूम नहीं, ट्रंप बोल रहा है इस देश को क्या करना, कैसे ढंग से चलाना, वहां से वहीं वो काम कर रहे हैं। सर, इस डील से भारत का किसान तबाह होगा। अमेरिकी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ब्रूक रोलिंस ने कहा, न्यू यूएस इंडिया डील will export more American farm products to India's massive market, lifting prices and pumping cash into rural America। यानी अमेरिका के रूरल लोगों को, एग्रीकल्चरिस्ट को फायदा इससे मिलता, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहां कहते हैं। अरे तुम हमारे एग्रीकल्चरिस्ट को, हमारे फार्मर्स को यहां से कुचल दे रहे हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं। हाँ, और जीरो क्या है टैरिफ, जो इंपोर्ट होता है उसको जीरो टैरिफ, और हम जो कुछ बेचते 18 तो किए हैं, अभी आया नहीं 25 से 18। लोग कुछ भी रहने दो, तुम किसानों के हित में काम कर रहे हो या किसानों के खिलाफ काम कर रहे हो। एक बार हमको बहुत उन्होंने तो कहा कि उनको भी थोड़ा बिजनेस से इंटरेस्ट है, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है उनको थोड़ा बिजनेस से इंटरेस्ट है। मैं वो उनके वैयक्तिक बातों को
नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन वो भी तरफदारी अमेरिका का Karge ji, now try to conclude, please. सर, you are first time you have come. I have given you first 10 time minutes extra speaking, also. Okay. and that's why you should at least give me some Okay, chance. okay. Continue, Sir. but try to conclude. Yes, sir. भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई, लेकिन उसके बारे में सांसदों को सरकार से नहीं बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप से पता चला, ये संसद का अपमान है। इस डील से भारत का किसान तबाह हो गया। अमेरिकी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी क्या कहा, फिर मैं वो पढ़ना नहीं चाहता। आप भारत के किसानों की आय 2 गुना करने वाले थे। भारत का किसानों की आमदनी आप 2 गुना करने वाले थे ना, तो इसीलिए आप अमेरिका से दोस्ती करके, और अमेरिका जो आपके पास भेज रहा है 0% टैरिफ, और कभी भी कोई भी कहां भी कैसा भी सामान हो वो भेज सकता है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। इतना अरे बेचने वाले के पास तो कंपटीशन होता है, जहां अच्छी है, क्वालिटी है, ठीक ढंग से क्वांटिटी मिलती देखते, लेकिन यहाँ तो सीधा उनको इतना कंसेशन दिया गया कि किसानों को तुम जितना हो सके, भारतीय किसानों को जितना हो सके उतना मारो, कुचलो, ताकि वो ऊपर उठ नहीं सके, और हमारा माल हर जगह कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले और वेस्ट बंगाल से राजस्थान तक चले, और इसमें किसान तबाह हो रहा है, तंग हो रहा है। कम से कम 2 गुना करने वाले सरकार को मैं पूछूंगा, अगर जिंदा तो रहने दो उनको, जिंदा रहने के लिए क्या कर सकते वो तो करो। आपके हाथ से 2 गुना करने का नहीं होता, लेकिन जहां है वहीं तो उनको रखो। मामूली आमदनी वाले भारतीय किसान हेवीली सब्सिडाइज्ड अमेरिकी कृषि उत्पादनों का कैसा मुकाबला करेंगे। आपने 11 साल में हमारे किसानों को कमजोर ही किया है। सभापति जी, भारत के एक कृषि प्रधान देश है, सबसे बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। आपको हमारे कृषि उत्पादनों पर सोचना था, पर आप किसी और तरह आप राह पे चल रहे हैं। यदि कृषि आयात बढ़े तो भारत की एमएसपी प्रणाली पर दबाव पड़ेगा। आपने इस बजट में भी किसानों के हक में कुछ नहीं किया। आपने बिना तैयारी के करोड़ों भारतीय किसानों को बेहद संपन्न अमेरिकी किसानों का मुकाबला के लिए आप खड़ा कर रहे हैं। इस बात को समझने के बिना भारत का बाजार खोलना हमारे किसानों को बर्बादी की ओर ढकेलना ये है। सर, प्रधानमंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि किसानों के 1 साल चले विराट आंदोलन के बाद आपको संसद से 3 काले कृषि कानून को बुलडोज करना पड़ा, तो वो आपने बाद में आंदोलन के बाद आपको वापस लेना पड़ा। और ये काले कानून वापस लेने के बाद भी आप फिर ये गलती कर रहे हो, अमेरिका के गले जाके कर रहे। ये मेरा फ्रेंड है, मैं सुबह उठते ही चाय पे गपछुप करते हैं, वो करते हैं, क्या क्या की बातें बोले। हाँ, और मेरा दोस्त है और उसे चुनाव में गए, हारे। हाँ, तो ये सब होने के बावजूद भी एक बार फिर से किसान आंदोलन उठेगा, और वो लोग जब रास्ते पे उतरेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको जैसा वो वापस लिए, ये सब चीजें आपको वापस लेना पड़ेगी। सर, आखिरी चीज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, सभापति, ये किसान विरोधी ट्रेड डील है। बहुत सी डील विफल, विदेश का
नीति का नतीजा है। प्रधानमंत्री जी, जबरन गले मिलने, विनयन होता शादी सम्मेलन में शामिल होने और दूसरे देशों के चुनावों में प्रचार करने से देश को आखिरी क्या मिलेगा? विश्व मंच पर अमेरिका बार बार भारत का अपमान करता है। राष्ट्रपति ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने भारत पाक युद्ध को ट्रेड की धमकी से रोका और मोदी जी ने उन्हें खुश करने के लिए रूसी तेल आयात घटाया, बंद कर दिया। अब ट्रंप घोषणा कर देते हैं कि भारत वेनेजुला से तेल खरीदेंगे। वेनेजुला से तेल अरे आप जहां बोल रहे हैं वहां ही खरीदना, आप किसके दुकान पे जाओ तो उसी पे जाना। ये मोदी जी की जो झुके हैं, टिकने घोटे हैं और नाक रगड़ रहे हैं, ये गलत है। अब मैं ये सवाल उठता है कि हमारी सॉवरेंटी पे जब हमला हो रहा है, जब ट्रंप के कंट्रोल में जब हम गए हैं, तो आप ही सोचिए हमारी हालत विश्व में क्या है। सर, हमारा सबसे करीबी पड़ोसी नेपाल, चीन, ये सब लोग आज मिल रहे हैं और भारत के काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुर जैसे क्षेत्रों पर नेपाल अपना दावा कर रहा है। 71 के बाद पहली बार बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के साथ नजदीक आ चुके हैं और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार चुप है। और मोदी जी हमेशा बात करते हैं सबका संरक्षण करूंगा, मेरा 36 इंच छाती है, 56 सॉरी मैं माफी मांगता हूं आपसे, तो 56 इंच छाती मैं कम कर दिया, इसीलिए नड्डा साहब प्लीज मैं माफी कंक्लूड। चाहता हूं। खड़गे जी, प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। मेरे नो पर्सनल, नो पर्सनल। No, okay. Please. I leave it, sir. Leave it. No, that will not go on record. You please conclude. नहीं, मैं जो बोला वो नहीं जाएगा, लेकिन मोदी साहब बोले हैं वो तो जाएगा ना। मैं बोलूंगा नहीं जाएगा। मोदी साहब जो बोले इस सदन में, उन्हीं की बात। Even सर, don't make any personal things. You please go on with. मोदी जी खुद बोलते हैं तो वही तो दोहरा रहे हैं। और हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो वहां पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, इसको रोको और कहो कि भाई ऐसी चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये आप बोलेंगे नहीं तो कल के दिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। भारत का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड 116 लाख करोड़ डॉलर और 116 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और जो लोग कभी चीन को लाल आंख दिखाने की बातें करते थे, आज वही चीन के लिए ट्रेड का रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जबकि चीन गलवान के बाद लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोकता जा रहा है, भारत के साथ आर्थिक रिश्ते अपनी शर्तों पर तय कर रहा है, ये देश के लिए नुकसान है। ये मजबूती नहीं, ये स्ट्रैटेजिक सरेंडर है और देश इसकी कीमत चुका रहा है। ये ट्रेड तब पड़ रहा है जब सरकार कहती है कि पहलगाम हमले के बाद चीन पाकिस्तान को खुफिया मदद दे रहा था, फिर भी उसका स्वागत किया जा रहा है। सभापति जी, विदेश नीति की विफलताएं विदेशों का तक सीमित नहीं रहती, वे आंतरिक सुरक्षा की चूक बनकर देश के भीतर फूटती है। 2014 के बाद से इस सरकार के कार्यकाल में 2300 से अधिक आतंकी हमले, जिनमें करीब 1000 भारतीयों ने अपनी शहादत दी। विदेशी नीति को आप घरेलू ध्रुवीकरण का हथियार बनाना चाहते हैं।
चुनावी लाभ के लिए ऐसा दुरुपयोग लोकतंत्र और विदेश नीति के लिए खतरनाक है। सर, आखिरी मैं बात रखूंगा। प्लीज कंक्लूड जी। कंक्लूड इसके बाद आप बोले तो भी नहीं बोलूंगा। प्लीज कंक्लूड। सर, सभापति जी, मैं अंत में इस सरकार से जानना चाहता हूं कि वे किस प्रकार का भारत बनाना चाहते हैं। प्रतिकात्मक भारत या वास्तविक लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु का सॉवरेन भारत, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधु प्रेम के सिद्धांतों वाले भारत से उनका परहेज दिखाई दे रहा है। सर, टैक्स पेयर के पैसे से किए गए भव्य आयोजन और प्रोपेगेंडा जनता को थोड़े समय के लिए गुमराह कर सकते हैं, पर आपने गरीब, महिला, वंचित, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, कामगार, किसान और छात्रों को सबके हितों पर आपने चोट पहुंचाई है और उनको निराश कर दिया है। लेकिन बात तो बड़े बड़े करते हैं साहब, बातों से काम नहीं होता, काम करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं विपक्ष के रूप में सवाल उठाना और संसद तक तथा संसद के बाहर भी हम बोलना, हम ये जारी रखेंगे, क्योंकि जब तक लोग समझेंगे नहीं, आप तो समझते नहीं, आप तो सोए हुए हैं। जो सोया हुआ आदमी को कोई जगा नहीं सकता जल्दी, लेकिन जो नहीं उठना, ऐसा जो सोता है उसको उठाना बड़ा मुश्किल है। सोया हुआ आदमी को हम उठा सकते हैं, लेकिन जो आदमी सोया हुआ ढोंग करता है उसको उठाना मुश्किल है। सर, संविधान की रक्षा के लिए जन जागरण हमारा नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है। मैं आखिरी में एक बात बोल के अपने बात को समाप्त करता हूं, कम से कम इसको दे। सर, मोदी जी को क्या है, कुछ ना कुछ भाषण देना, लोगों को गुमराह करना। उन्होंने भी ऐसा ही करते। नड्डा साहब कम किए, आपके तरफ कम देखे, अपने एमपी के तरफ ज्यादा देखे, लेकिन आप कम देखे। लेकिन प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। लेकिन मोदी साहब हमेशा ऑडियंस को कैसा बोलते हैं, अपने एमपी को बोलते। तो वैसा ही आपकी नफरतें बताती है, आपकी नफरतें बताती है कि आपको प्यार की जरूरत है। आपकी नफरतें बताती हैं कि आपको प्यार की जरूरत है। जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, आपको एक हार की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। Yeah. Now, leader of the house. Sir, only one thing, because I think Congress party believes in the Goebbels theory of propaganda, of speaking a lie not once, many times. I would like to bring the record straight. Just now Piyush Goyal ji had said about the Indo-US trade deal, and the statement which he has given is that during the course of these negotiations, the Indian side was able to do this in particular by ensuring the interests of our agriculture and dairy sectors were protected. तो बार बार आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात बोल रहे हैं। उन्होंने रिटन स्टेटमेंट में इस बात को कहा है, I want to put the record straight. The other side. I want to put the record straight. Now, Professor, yeah. एक मिनट। A member while speaking shall not
Tell me. A member while speaking shall not, third, use offensive expression about the conduct and proceeding of the House or any state legislator. आदरणीय Yeah, नेता that has been taken care by me. I have noted that point. Yeah, about his personal comment about the Prime Minister has been noted, and I have asked them to expel it. Don't worry. और स्ट्रक्चर में भी इसका दिया हुआ है. It is a breach of privilege and contempt of the House to make a speech or to print or publish any libels reflecting on the character or proceeding of the House and committees or any member of the House for the relating the character and conduct of member of Parliament. We will look into it. Yes, we will look into it. Any objection to the parliamentary norms, we will look into it. कंडक्ट की चर्चा वो निकाली जानी चाहिए. Vajpayee ji, let us look into it. If anything is against the parliamentary norms, we will see to it. Okay. Now, Professor Manoj Kumar Jha. Thank you.